तो अब हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की स्कोप क्या है, क्षमता क्या है, औकात क्या है इसकी, कितना फिजिक्स आपको जानना है, मेनली तो ये कहना चाह रहा है 11th और 12th के सेक्शन में। तो बात करते हैं उस पर, चलिए। आज हम लोग बात करेंगे अब स्कोप ऑफ फिजिक्स पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आइए देखिए स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है। स्कोप ऑफ फिजिक्स, अब इसमें देखिए दो भागों में बांटा गया। इस फिजिक्स के पूरे सिलेबस को, फिजिक्स के पूरे ब्रांचेज को हमने दो भागों में बांटा। फिजिक्स की क्षमता कह के पढ़ रहे हैं भले ही, लेकिन फिजिक्स के ब्रांचों के बारे में पढ़ेंगे। एक है मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, और एक है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक आपको नाम ही से लग रहा है मैक्रो टाइप का कुछ है, मतलब बड़ा पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। ये माइक्रो बात है, मतलब छोटे पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो मैक्रोस्कोपिक है ना, यहाँ बड़े पार्टिकल्स के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। तो जो बड़े पार्टिकल होंगे उनको कहेंगे पार्टिकल्स ऑफ फाइनाइट साइज। पार्टिकल्स ऑफ, छोटा लिखा गया, पार्टिकल ऑफ फाइनाइट साइज। यहाँ फाइनाइट साइज के आपको पार्टिकल मिलेंगे, ठीक है, पार्टिकल ऑफ फाइनाइट साइज। और इस स्टडी को, ऐसे जो फाइनाइट साइज के पार्टिकल्स हैं उनके स्टडी को, या फिर बिगर से बिगर पार्टिकल हैं उनके स्टडी को टोटली हम क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। और एक ऐसा फिजिक्स है क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। और इसमें हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में। एलिमेंट्री पार्टिकल, स्टडी अबाउट एलिमेंट्री पार्टिकल, छोटे पार्टिकल के बारे में, एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। अब इस एलिमेंट्री पार्टिकल की जब चर्चा कर रहे होंगे हम, तो इसके लिए जो फिजिक्स है उस फिजिक्स को हम लोग कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, पूरी फिजिक्स यही दो सेक्शन में बटा हुआ है, तो क्लासिकल फिजिक्स नहीं तो मॉडर्न फिजिक्स। अब इस क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिएगा। इस क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाला है, पहले सबसे पढ़ेंगे मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे वेव एंड ऑप्टिक्स, वेव एंड ऑप्टिक्स। और फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग कई सेक्शन पढ़ने वाले हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें बहुत सारा चैप्टर आएगा, मैकेनिक्स में बहुत सारा चैप्टर आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में कई सारा चैप्टर आएगा, वेव ऑप्टिक्स में और कई सारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो जब आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर का नाम हम नहीं लिख रहे हैं, जबकि आपका क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है आपसे वही एक्सपेक्ट करता है, वही चाहता है कि आप इस सिलेबस को जान लीजिए, ठीक है। और इस मॉडर्न फिजिक्स में भी हम लोग कई चैप्टर बना करके पढ़ेंगे, ठीक है। इस मॉडर्न फिजिक्स को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स, QUANTUM, क्वांटम फिजिक्स। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी कई चैप्टर पढ़ेंगे, एटम्स, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, क्वांटम पार्टिकल नेचर, बहुत सारा, सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा रहा, क्या रहा, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के दो ब्रांच हैं जो फिजिक्स के स्कोप को आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसी में हम लोग आगे देखते हैं। कहता है स्कोप ऑफ फिजिक्स बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ है, बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ है। कभी हम लोग क्या इलेक्ट्रॉन की मास के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। कभी हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में चर्चा करते हैं, मास ऑफ यूनिवर्स के बारे में चर्चा करते हैं।
ये बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तभी वही हम लोग देखने जा रहे हैं, देखिएगा। तो उसके लिए एक लाइन लिखेंगे, ट्रूली 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 फिजिक्स हैज अ वास्ट, वास्ट क्या लिखेंगे, ट्रूली फिजिक्स हैज अ वास्ट स्कोप। सच में जो है फिजिक्स के पास क्या एक बहुत बड़ा और व्यापक स्कोप है। कभी इसमें हम लोग जो छोटे से छोटे मास इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में बात करेंगे, तो कभी बड़ा से बड़ा मास यूनिवर्स के मास के बारे में बात करेंगे, कभी हम लोग न्यूक्लियस के साइज जो 10⁻⁻15 में है, फिर कभी हम लोग यूनिवर्स के साइज, सन के साइज और अर्थ के साइज में बात करते रहेंगे। इस तरह से बड़ा विस्तृत रेंज है फिजिक्स का, ठीक है। तो धीरे धीरे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कितना विस्तृत और व्यापक स्टडी है फिजिक्स का, ठीक है। अब इसमें मेनली जो चर्चा रहता है वो फोर्सेस के बारे में रहता है, ठीक है। कहता है देयर आर मेनली 4 फोर्सेज इन नेचर। प्रकृति में 4 ही फोर्स हैं। ऑल तो आप पूरा फिजिक्स पढ़ते पढ़ते 200-250 फोर्स पढ़ जाइएगा, लेकिन वो 200-250 फोर्स इन्हीं 4 फोर्सेज में से कहीं ना कहीं उन्हीं के टाइप्स होंगे। तो मेनली जो आपकी फिजिक्स में कुल या फिर नेचर में, प्रकृति में कुल जो फोर्स हैं वो क्या है, 4 है, ठीक है। तो उन 4 फोर्स के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, उनकी एक कंपैरिजन है, उस कंपैरिजन को कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देयर आर मेनली 4 फोर्सेज इन नेचर। प्रकृति में मुख्यतः जो है 4 फोर्स है, 4 तरह के ही बल हैं, ठीक है। कौन कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पहला। सेकंड आप कहिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद आता है आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और उसके बाद आपको आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये 4 मेनली फोर्स हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, इसके बारे में हल्का हल्का हम लोग जानकारी लेंगे, और इसका एक कंपैरिजन है, तुलना है, एनसीईआरटी करता है, उस हिसाब से हम भी आपको करके देंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में पढ़ना। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये क्या होता है, 2 मासेज के बीच में लगता है। अगर ये m1 मास है, m2 मास है, ये दोनों पर लगेगा। तो सबसे, और इनके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, r पर। मालूम है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F = G(m1m2/r²), ठीक है। तो देखिए 2 मासेस के बीच में रहता है, उनके बीच के दूरी पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, 2 मास है, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग कहेंगे इट इज, ऐसे लिखेंगे अट्रैक्टिव इन नेचर, छोटा छोटा सेंटेंस बनाएंगे, अट्रैक्टिव इन नेचर। एक कैसा प्रकृति का है, अट्रैक्टिव नेचर का है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। फिर सेकंड बात क्या करेंगे कि लॉन्ग रेंज, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। कहने का मतलब है कि बहुत दूर तक लगता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ाते हैं वो स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दूरी के, यानी दूरी बढ़ाने से तो बल कम होगा, फोर्स कम होगा, लेकिन फोर्स खत्म नहीं होगा, क्योंकि मालूम है ना, नीचे जब इन्फिनिटी रखेंगे तभी 0 आएगा। नहीं तो कितना ही बड़ा रख दीजिए तो 0.000000 कुछ ना कुछ तो आना ही वाला है।
तो खत्म नहीं होगा, फोर्स खत्म नहीं होगा, दूरी बढ़ाने से फोर्स घटेगा। ऐसे फोर्स कब खत्म होते हैं, कहीं इनफाइनाइट सेपरेशन पर रखेंगे तो खत्म होंगे। इनफाइनाइट आज तक किसी ने देखा? नहीं देखा। इनफाइनाइट तो हाइपोथेटिकल बात है, काल्पनिक बात है, यानी फोर्स कभी खत्म नहीं होता। तो देखिए जब भी आपको बात आ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो उसमें चर्चा आएगी लॉन्ग रेंज फोर्स की। जब भी आपको लग जाए लॉन्ग रेंज फोर्स है, आप बचपन का प्यार याद कर लीजिएगा। हाँ, बचपन बहका नहीं रहे हम, आप लोग बहकिए नहीं, बस आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे होता है बचपन का प्यार जो है दूरी बढ़ने से कम हो सकता है, बहुत दूरी बढ़ा लीजिए, कितना कम करना है कम कर लीजिए, वो खत्म नहीं हो सकता है, खत्म नहीं होता आपके दिमाग से। वैसा ही कुछ है, ये दूरी बढ़ने से कम तो होता है ये फोर्स, लेकिन खत्म नहीं होता है। आइए, तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, इन्फिनिटी पर जाके खत्म होता है, इन्फिनिटी तो आने वाली नहीं है। उसके बाद इसके बारे में कहेंगे डजंट रिक्वायर मीडियम। इनको लगने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम, इनको लगने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो बात हो गई कि इनको लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसको मीडियम नहीं चाहिए, एट्रैक्टिव होता है। और उसके बाद एक बात कर लेते हैं वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ये प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे कमजोर फोर्स है, सबसे कमजोर बल है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। सुविधा के लिए थोड़ा सा खींच लेते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ही खींच लेते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये भी देखिए, ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच में रखता है, एक प्लस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज रख देंगे, ये क्या कहेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज जब रख देंगे तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो इसके बारे में कहेंगे मे बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। उसके बाद ये भी देखिए, ये भी क्या होता है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, मतलब ये भी बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, मतलब ये भी जो है कभी खत्म नहीं होगा, कितना हो दूर ले जाइए। तो लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत दूर तक लगते रहता है, इसको भी बोलेंगे लॉन्ग रेंज फोर्स। ये भी कैसा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, यहाँ लिख देते हैं फोर्स, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। फिर यहाँ याद कीजिएगा अपना बचपन का प्यार। आइए देखते हैं डजंट रिक्वायर मीडियम, इसको भी लगने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, है तो भी ठीक है, हवा है, पानी है, लगेगा, नहीं कुछ है, इवन इन वैक्यूम में भी लगेगा, ठीक है। तो कहेंगे डजंट रिक्वायर अ मीडियम, इसको भी मीडियम नहीं चाहिए। इसको भी मीडियम नहीं चाहिए। अच्छा, कैसा बोले कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, इससे भी स्ट्रॉन्ग कुछ होता है, इसके बारे में देखेंगे। हम कहेंगे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ठीक है। इसके तुलना में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटेशन के तुलना में बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहा जाता है कि दो प्रोटॉन के बीच में जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है और जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, अगर उनको 1 मीटर के सेपरेशन पर रख दें, उसका जो अंतर है, और आपको अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है कितना ज़्यादा है, तो 10 के पावर 36 गुना ज़्यादा है इस ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसकी तुलना में तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेचर में पाया जाने वाला, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स की, वो यही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन इस कंडीशन को समझिएगा कब लगता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। कभी आपने सोचा कि इस प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश है और ये पॉजिटिव आवेश वाले तो रिपेल करते हैं, मतलब इस न्यूक्लियस को तो फट जाना चाहिए था, न्यूक्लियस फट के बाहर निकल जाना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है, न्यूक्लियस बंधा हुआ रहता है। प्रोटॉन में रिपल्सन लगता है फिर भी बंधा हुआ रहता है। आखिर कौन सा बल है जो इसको बांध के रखा है, उस बल को कहते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिएगा
मजबूत नाभिकीय बल जो है ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और इन सब में वो एट्रैक्शन का फोर्स लाता है। हम कहेंगे अट्रैक्टिव इन नेचर है, भी एट्रैक्टिव इन नेचर है, एट्रैक्टिव इन नेचर है। और देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लग जाता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लग जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी, इसको चार्ज से कोई मतलब नहीं है। देखिए न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है फिर भी लगता है, तो इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज, इसको चार्ज से कोई मतलब नहीं है। दो बात समझ में आई कि ये अट्रैक्टिव है और चार्ज से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अच्छा, तो इस प्रोटॉन प्रोटॉन में लग जाता है, ये प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन में क्यों नहीं लगा देता है बाहर वाला, ये हर जगह कहीं नहीं लगता है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्यों लगता है? तो देखिए ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसके बारे में कहेंगे शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये तभी एक करेगा कि नहीं दो क्वांटम पार्टिकल मतलब स्मॉल पार्टिकल के बीच में जब उनको बहुत नज़दीक रख दीजिए, बहुत नज़दीक में कितना नज़दीक, 10 के पावर -15 मीटर के रेंज में रख दीजिएगा तब एक्ट करेगा। ये 10 के पावर -15 मीटर के रेंज में रखिएगा तो एक्ट करेगा। न्यूक्लियस वही साइज होता है 10 के पावर -15 मीटर, तो कहेंगे इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। जब 10 के पावर -15 से ज़्यादा दूरी ले लीजिएगा फिर एक्ट नहीं करने वाला, ये फिर एक्ट नहीं करेगा। इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स, और कितना शॉर्ट, तो 10 के पावर -15 मीटर, तभी ये लगेगा, ठीक है। आज जब लग गया ना तो अब रिपल्सन कुछ नहीं काम करेगा, ये रिपल्सन से बहुत मजबूत है। कहेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, फोर्स इन नेचर, एक प्रकृति में पाए जाने वाला बहुत ही मजबूत बल है। तो इस बल के सामने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। और इन सभी को प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस बांध के रखता है। बात समझ में आ जाएगी क्यों बांध के रखता है। अब हम लोग देखने वाले हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको मिटा देंगे अभी, ठीक है, जिसमें हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स को देखेंगे। आइए बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। कमजोर नाभिकीय बल, ये भी एक तरह का नाभिकीय बल है, लेकिन ये इसके बारे में देखिए, इसके बारे में आपको विशेष नहीं पढ़ना है। आप जितना फोर्स पढ़िएगा इन्हीं 3 टाइप का पढ़िएगा। यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था, ठीक है, मिटा दिए हैं, बाकी इसका कहानी, इसकी कहानी को बताने के लिए मिटा दिए हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन्हीं 3 के बारे में खूब पढ़िएगा। इसके बारे में आपके सिलेबस में नहीं है, ये हायर फिजिक्स में जब आगे पढ़िएगा तब पढ़िएगा। लेकिन फिर भी मोटा मोटी तौर पर हम आपको इसको अगर बता दें कि किस तरह का फोर्स है तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो रहा करता है एक खास न्यूक्लियर प्रोसेस में लगता है, कब, जब बीटा डीके होता है। बीटा डीके होगा ना तो उसमें न्यूट्रिनो पार्टिकल्स निकलते हैं। पता है हमको सब कुछ ऊपर से जा रहा है, सब कुछ ऊपर से जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं कि न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूसरे किसी पार्टिकल के साथ, चाहे वो बीटा पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, किसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ऐसे समय ये वीक न्यूक्लियर फोर्स लगा करता है, ठीक है। और ये भी एक शॉर्ट रेंज फोर्स है और स्ट्रॉन्ग वीक फोर्स है, ठीक है। तो कहेंगे इट एक्ट्स बिटवीन न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल, न्यूट्रिनो और अदर पार्टिकल के बीच में लगता है। पहला बात तो ये हुआ। दूसरा बात, इट इज ऑल्सो अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ये भी क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स ये भी तभी लगेगा जब 10 के पावर -15 के रेंज में जाइएगा, उसके बाद नहीं लगेगा, उससे अगर दूर चले जाते हैं तो ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स हुआ। और इसके बारे में हम क्या कहेंगे, वन ऑफ द वीकेस्ट, ये ग्रेविटेशनल से वीक नहीं है लेकिन बाकी सबसे वीक है, वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स, ठीक है। तो ये हुई हमारे चारों फोर्सों की कहानी। अब इसके बाद जो चर्चा आती है हमारे सामने, वो चर्चा आ जाती है कि इनकी कंपैरिजन की। एनसीईआरटी एक कंपैरिजन की है, हम भी करके आपको देंगे वो कंपैरिजन, देखते रहिए। देखिए एक कंपैरिजन है फोर्सों का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स
उससे सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, सबसे कमजोर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप चाहें तो ऐसा चिन्ह भी दे सकते हैं इनके बीच में, ठीक है। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक कंपेरिजन है इनकी। इसके लिए एनसीईआरटी एक एग्जाम्पल लेकर कंपेरिजन दिया है, ठीक है। एक रफ कंपेरिजन है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी का कंपेरिजन है तो उसको लिख देते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग फोर्स 1 न्यूटन किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में निकालते हैं तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 के पावर -2 यानी 100 टाइम्स छोटा हो जाएगी। और वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 के पावर -13 और वहीं ग्रेविटेशनल फोर्स 10 के पावर -38 इतना छोटा हो जाएगी इसके तुलना में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स को वैल्यू ही नहीं दो, लल्लू है बेचारा 10 के पावर -38 कहाँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ। क्योंकि आप देखते हैं ना, आपका अर्थ जो है सन के अराउंड इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहा है, ठीक है। आप छत पर से गिर जाइएगा, हाथ पैर टूट जाएगा इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसका मतलब इसका वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, इनके तुलना में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो नेचर में पाया जाने वाला सबसे कमज़ोर बल है ये, सबसे वीक फोर्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपकी क्लास को रहने देते हैं, जबकि इसमें 2 कंसेप्ट रह गए इस चैप्टर के, वो जो कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, क्या क्या रिलेशन है मैथमेटिक्स और फिजिक्स का। और सेकंड जो रह गया बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये दोनों हम एक अगला सेशन आपके लिए लाएंगे, उसमें कवर करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को, एंजॉय कीजिए। एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जो आपको क्लास 11 चैप्टर के बारे में क्लास 11 के चैप्टर 1 के बारे में बताया भी गया और आपको फिजिक्स के साथ इंट्रोड्यूस भी कराया गया। तो मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।